हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवेंद्र दांगी। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश एसआई के मूक टेस्ट के मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन के बारे में। चलिए तो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित का अर्थपूर्ण क्रम दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन है पेटाबाइट, दूसरा गीगाबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट और किलोबाइट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको किस प्रकार सॉल्व करते हैं और इसका क्या सही क्रम होगा। देखिए, इसमें होता है बाइट, बाइट से शुरू होता है। तो देखिए 1024 बाइट्स बराबर 1 KB, 1024 KB बराबर 1 MB, 1024 MB बराबर 1 GB, 1024 GB बराबर 1 TB और 1024 TB बराबर 1 PB मतलब पेटाबाइट। ठीक है, तो हम इस क्रम में इसको जमाएंगे छोटे से बड़े की तरफ। देखिए, तो सबसे छोटा कौन होता है, KB। इसके हिसाब से सबसे छोटा KB मतलब किलोबाइट। ठीक है, तो हमारा सबसे छोटा जो KB है वो कौन से 5वें नंबर पे है। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाएगा 5 नंबर वाला, फिर आ जाएगा हमारा MB। MB मतलब मेगाबाइट। ठीक है, मेगाबाइट है हमारा तीसरे नंबर पे। ठीक है, तो 5 के बाद तीसरा नंबर आ जाएगा। फिर MB के बाद आ जाएगा GB। ठीक है, GB मतलब गीगाबाइट। गीगाबाइट है दूसरे नंबर पे। ठीक है, तो 5 3 2 और GB के बाद फिर TB मतलब टेराबाइट। ठीक है, टेराबाइट है अपने कौन से चौथे नंबर पे। चौथे नंबर पे टेराबाइट। टेराबाइट के बाद आ जाएगा पेटाबाइट मतलब PB। पेटाबाइट है पहले नंबर पे। ठीक है, तो हमारा जो क्रम बनेगा वो क्या होगा, 5 3 2 4 1, जो हमें ऑप्शन दूसरे ऑप्शन में दिया है। ठीक है, यह हमारा सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये हमें याद होने ज़रूरी है, तभी हम ऐसे प्रश्नों को हल कर पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, यदि एक निश्चित कूट भाषा में जेंटल को VTGMOZ लिखा जाता है तो उस भाषा में टंग को TONGUE को कैसे कूटित किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, इसके लिए हम फिर से कोडिंग देखेंगे कि ABCD को किस प्रकार से कोडित किया जाता है। ठीक है, फिर उस हिसाब से हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए, हम इस प्रकार से अपने ABCD को कोडित करेंगे और फिर देखेंगे कि इसमें उन्होंने क्या लगाया है। देखिए, सबसे पहले हमें दिया है GENTAL। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न में उन्होंने क्या किया है कि G का जो अपोजिट लिया है। ठीक है, और उसका फिर क्रम बदल दिया है E से, E के अपोजिट से। ठीक है, तो G का अपोजिट कौन है, T, और E का अपोजिट कौन है, E का अपोजिट है V। ठीक है, तो इन दोनों को क्रम बदल के लिख देंगे। तो पहले क्या आ गया, G और E की जगह पे आ गया V और T। ठीक है, इसी प्रकार से N का अपोजिट कौन कौन होगा, M। ठीक है, N और T, तो N का अपोजिट हो जाएगा M और T का अपोजिट है G। ठीक है, T का अपोजिट G है, तो इसका क्रम बदल के हम क्या लिखेंगे, N और T की जगह पे G और M। ठीक है, इसी प्रकार से आगे लिखेंगे हम, A का अपोजिट हो जाएगा Z। ठीक है, और L का अपोजिट हो जाएगा O, तो हम O और Z लिखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। तो T का अपोजिट है G। ठीक है, और O का अपोजिट है L, तो L और G लिख गए। फिर आगे N का अपोजिट है M और G का अपोजिट है T, तो LGTM। ठीक है, आगे देखिए, आगे है U का अपोजिट है F। ठीक है, तो U के अपोजिट है F, तो F को लिखेंगे हम पहले, और फिर उसके बाद है B, E का अपोजिट है B, तो LGTMBF। ये हमें जिस ऑप्शन में मिलेगा वही हमारा सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं तो कौन से ऑप्शन से हमारा आंसर मिलता है। ठीक है, चलिए देखिए, LGTMBF ऑप्शन दूसरे में दिया है। ठीक है, ऑप्शन 2 है
वो हमारा सही आंसर है LGTMVF। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन कीजिए। ठीक है, हमें संख्या क्या दी है, 26:64, समानुपात 54:5। ठीक है, तो देखिए इसमें उन्होंने क्या किया है कि हमारी जो पहली संख्या 26, ठीक है, उसको उन्होंने अलग अलग लिखा, 2 और 6। ठीक है, और उसे जोड़ दिया है 2 और 6 को, तो क्या आ गया 8, और 8 का कर दिया स्क्वायर तो हो गया 64। ठीक है, इसी प्रकार से हम अब क्या करेंगे, अगली संख्या 54, तो 5 और 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9। ठीक है, और 9 का यदि हम वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा 81। 81 हमें ऑप्शन तीसरे में दिया है, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखिए प्रश्न दिया, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिए। ठीक है, इसमें दिया है हमें YCJA अनुपात ZDKV अनुपात समानुपात PRUK, और इसका हमें बताना है क्या होगा। ठीक है, इस प्रकार से कोडिंग करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको किस प्रकार कोडित किया है। देखिए इसमें उन्होंने क्या किया है कि इसमें उन्होंने +1 किया है। ठीक है, देखिए किस प्रकार से +1 है, YCJA यह हमें दिया है। देखिए Y में +1 करेंगे तो हो जाएगा Z। ठीक है, C में +1 करेंगे तो हो जाएगा D, J में +1 करेंगे तो हो जाएगा K, और A में +1 करेंगे तो हो जाएगा B। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अपने PRUK को कोडित करेंगे। ठीक है, +1 कर करके। देखिए तो अब हम PRUK को कोडित करेंगे। +1 करते जाइए तो P का +1 Q, R में +1 तो S, ठीक है, U में +1 तो V। ठीक है, V, और K में +1 तो फिर L। ठीक है, तो QSVL जो होगा वो सही आंसर होगा। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दूसरा दिया है QSVL, यह हमारा सही आंसर था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य 3 प्रतिक्रियाओं से भिन्न है। ठीक है, इसमें हमें इसमें से अलग दिखना है, तो देखेंगे इसमें उन्होंने किस प्रकार से कोडित किया है, उसे फिर हम उस हिसाब से सॉल्व। चलिए देखिए जो हमारे पास पहला था उसमें था H से G मतलब -1। ठीक है, देखिए H से G तो मतलब H के जस्ट एक पीछे, और उसके बाद 2 छोड़ दिए। ठीक है, उसके बाद 2 छोड़ के फिर D, और D से फिर -1 जस्ट एक पीछे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा क्या होगा HGDC। ठीक है, HGDC। चलिए अब इस प्रकार से हम आगे देखते हैं, आगे भी यही पैटर्न फॉलो किया है या फिर कुछ और है। देखिए अगला ऑप्शन क्या है, XWTS। ठीक है, क्या है XWTS, देखिए X से -1 तो W। ठीक है, X से -1 W, फिर 2 छोड़ दिए B और U। ठीक है, उसके बाद T, और T से -1 S। ठीक है, तो XW और TS। ठीक, XWTS वही पैटर्न फॉलो किया है। चलिए अगले ऑप्शन में देखते हैं, अगले ऑप्शन में यह पैटर्न फॉलो हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा तो फिर वो अलग है। देखिए BAZY, देखिए इसमें हम पैटर्न को फॉलो करके देखते हैं। इसमें पहला है क्या B से -1। ठीक है, B से -1 तो A, और A से फिर बीच में 2 छोड़ दिए। ठीक है, तो Z और Y को छोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा X। ठीक है, Z और Y को छोड़ेंगे तो X और W आना चाहिए, तो क्या आना चाहिए BA और XW। ठीक है, तो इसमें
एक्स डब्ल्यू नहीं आ रहा, मतलब इसमें वो पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। इसमें उन्होंने हमें क्या दिया है, वाई और जेड दिया है। इसमें उन्होंने हमें दिया बी ए जेड वाई, मतलब इसमें पैटर्न सही से फॉलो नहीं हो रहा, तो ये फिर उससे अलग हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी बी ए जेड वाई, इसमें पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्न समीकरण को संतुलन के लिए उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो रिक्त स्थान में भरा जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमारे पास है 8 रिक्त स्थान, 8 रिक्त स्थान, 1 रिक्त स्थान, 7 बराबर 8। इसे संतुलित करने के लिए हमें पूरे समीकरण का आंसर 8 आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसे हम किस प्रकार संतुलित करेंगे। ऑप्शन रख के देखेंगे। पहला ऑप्शन 8 गुणे 8 भाग 1, ठीक है, धन 7। देखिए इससे करेंगे तो 8 का पहले 8 में गुणा हो जाएगा, तो 8 रही है 64, 1 से भाग देंगे तो 64 ही रहेगा, और उसमें फिर 7 जोड़ेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 71। तो 71 संतुलित नहीं हो रहा, गलत है। चलिए अगला ऑप्शन रख के देखते हैं। अगले ऑप्शन से क्या आ रहा है, देखिए अगला ऑप्शन होगा तो कैसे होगा कि 8 + 8 भाग 1 और गुणे 7। ठीक है, तो देखिए 7 एकम 7, 7 का 1 में गुणा कर दिया। ठीक है, और फिर 8 में 7 से भाग। ठीक है, तो 8 धन 8 बटे 7। अब इसे हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 7 56। ठीक है, एलसीएम 7 ही आएगा, एलसीएम 7 आ जाएगा, 1 से 7 तो 7 8 56। ठीक है, और प्लस 7 एकम 7 और 1 का 8 में गुणा तो 8 का 8 ही, तो क्या हो जाएगा 64/7। अगर हम इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा 9 सही 1/7। हमें चाहिए था 8, तो ये भी गलत है, इससे भी ये संतुलित नहीं हो रहा। ठीक है, अगले ऑप्शन से देखते हैं अगला ऑप्शन ऐसे सेटिस्फाई करता है या नहीं। ठीक है, अगला ऑप्शन है हमारे पास भाग गुणा प्लस, तो 8 भाग 8 गुणा 1 धन 7। ठीक है, तो चलिए जैसे रखते हैं, तो देखिए 8 में 8 से भाग दें तो आ जाएगा 1 गुणा 1 धन 7। ठीक है, और 1 में 1 का गुणा कर देंगे तो 1 ही, 1 में 1 का गुणा तो 1 ही, और धन 7 बराबर हो जाएगा 8। मतलब ऑप्शन सी से आ गया तीसरे ऑप्शन से, तो हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए इन प्रश्नों को हम ऐसे हल करते हैं ऑप्शन से रख के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 3 वर्ष पहले 4 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 15 वर्ष थी। बच्चे के जन्म के बाद परिवार की औसत आयु आज भी 15 वर्ष है, तो अब बच्चे की आयु क्या है। ठीक है, ये हमें बताना है। तो देखिए 4 सदस्यों की 15, तो 15 चौके 60। ठीक है, परिवार की कुल आयु 60 वर्ष थी उस समय पे, तो अब 4 सदस्यों की आयु में 3-3 वर्ष और ऐड हो जाएंगे, तो 3 चौको 12। पूरे परिवार की आयु में कितने 12 वर्ष ऐड हो जाएंगे, तो आज परिवार की आयु क्या हो जाएगी 72 वर्ष। लेकिन एक बच्चे के जन्म के बाद, ठीक है, अब किसी बच्चे का जन्म हो गया तो परिवार सदस्य कितने हो गए 5, और आयु कितनी है अब 15 वर्ष, औसत आयु 15 है, तो 15/75। ठीक है, 4 सदस्यों के हिसाब से 72 होनी थी, और 5वें सदस्य को जोड़ लिया तो हो गई 75। मतलब जो बच्चा है वो कितने का है 3 वर्ष का है। ठीक है, तो इसमें हमें जो दिया है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर है। बच्चे की आयु अभी 3 वर्ष है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न क्या होगा हमारा, अगला प्रश्न है 8 संख्याओं का औसत 21 है। यदि संख्याओं के प्रत्येक को 8 से गुणा किया जाता है तो संख्याओं के नए समुच्चय का औसत क्या होगा। तो देखिए औसत हर संख्या में 8 से गुणा हो रहा, मतलब यदि हम औसत में 8 से गुणा कर दें
तो हमें सही आंसर प्राप्त हो जाएगी। समुच्चय का औसत क्या होगा? तो देखिए 21 गुणे 8, ठीक है। तो 21 में 8 से गुणा करेंगे तो 8 एकम 8 और 8 दूने 16, ठीक है। 168 जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए दिया है 168। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक टेस्ट में 4 छात्रों के औसत अंक 88 हैं, लेकिन गलती से एक छात्र के अंक 95 के बजाय 83 लिखे गए, तो 4 छात्रों के सही औसत अंक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसमें हम गलती निकालेंगे, गलती कितने अंकों की है, ठीक है। तो देखिए 95 माइनस 83, ठीक है। 95 से 83 घटाएं तो हमें पता चलेगा कितने अंकों की गलती है। तो इसमें देखिए 12, 95 83 में से मतलब 12 अंकों की गलती है, और 12 अंक हमें देने हैं 4 छात्रों को। तो 4 3 12, हर छात्र को 3 अंक, मतलब औसत में 3 अंक जुड़ जाएंगे, मतलब 88 प्लस 3 मतलब 91 जो है वो सही औसत होगा, ठीक है। तो 91 हमें दिया है ऑप्शन ए में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आकृति में सी डी बराबर है सी ई के और सी बराबर है ई एफ के, यदि, ठीक है, कुछ इस प्रकार से तीनों वजहें आपस में बराबर है, ठीक है। और आगे हमें दिया है कि यदि कोण डी सी ई बराबर है 80 के, ठीक है, कोण डी सी ई ए वाला कोण बराबर है 80 के, ठीक है। तो हमें निकालना कौन सा है, तब ई एफ सी, ठीक है, ई एफ सी, तो हमें ए वाला कोण निकालना है, ठीक है। तो इस कोण का मान क्या होगा? चलिए देखिए, हम जानते हैं कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं, और किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। चलिए इस हिसाब से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमें ये कोण दिया है 80 का, ठीक है। तो बाकी के 2 कोण होंगे कितने के, 100 के। अभी भुजाएं बराबर हैं तो ये कोण भी बराबर है, मतलब हर कोण 50-50 का, ठीक है। हर कोण 50-50 का है। तो देखिए अब ये कोण हो गया 50 का, ठीक है। यहाँ पे सी ई डी कोण हो गया 50 का, और जबकि इस पूरे का मान होना था कितना, इस पूरे कोण का मान होना था 180, ठीक है। हमें इतना मिल गया है 50, अब आगे का टोटल होना था 180। तो 180 में से हम 50 को घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 130, ठीक है। मतलब जो कोण है सी ई एफ, ठीक है, कोण सी ई एफ जो है वो 130 अंश का है, ठीक है। अब हम इस वाले त्रिभुज में देखें, कौन से में, सी ई एफ, त्रिभुज सी ई एफ में हम देखेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है अब सी ई एफ कोण मिल गया हमें 130 का, अब तीनों कोणों का योग होता है कितना, 180 अंश, ठीक है। तो 180 में से 130 घटा देंगे तो कोण जो है वो हमें 50 के होंगे अपने दोनों, कौन से, सी और एफ कोण, ठीक है। तो इसको हम यदि आधा आधा कर दें, ये दोनों भुजाएं भी समान है तो इनके सामने के कोण भी समान होंगे, तो इनको आधा आधा कर दें तो 25 का कोण ये वाला हो जाएगा और 25 का दूसरा, ठीक है। तो हमसे जो पूछा था उस कोण का मान कितना है, 25 अंश, ठीक है, जो हमें ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रत्येक बाह्य कोण प्रत्येक आंतरिक कोण का 2/3 है, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, किसी आकृति में। तो इसमें क्या है कि हम जानते हैं कि बाह्य भुजा, ठीक है, बाह्य कोण और, ठीक है, किसी आकृति के सभी बाह्य कोणों का योग 360 अंश होता है, ठीक है। और बाह्य कोण और आंतरिक कोण दोनों का योग कितना होता है, 180। कोई भी आप एक बाह्य कोण ले लीजिए और एक आंतरिक कोण, ठीक है, उनका योग होता है 180 डिग्री, ठीक है। चलिए इस आधार पे हम इसे सॉल्व करेंगे।
देखिएगा, तो इसमें देखिए, इसमें हमसे कह रहा है 2/3 है, मतलब यदि आंतरिक कोण 3 के बराबर है, ठीक है, यदि हर आंतरिक कोण 3 के बराबर है तो बाह्य कोण 2 के बराबर होगा, ठीक है। तो देखिए, हम जानते हैं बाह्य कोण और आंतरिक कोण का योग 180 के बराबर होता है। तो देखिए 2 और 3 5, 5 के बराबर कितना होगा 180, ठीक है। तो 1 के बराबर हो जाएगा कितना, 5 से 180 को काटेंगे तो 5 तेरी 15 बचे 3, 5 छक्के 30, ठीक है, 36, 1 के बराबर है 36, तो बाह्य कोण हो जाएगा कितने का 72 का, ठीक है, एक बाह्य कोण 72 का। और हम जानते हैं सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360, ठीक है। तो देखिए, देखिए 36 गुणा 2 72, एक बाह्य कोण और सभी बाह्य कोणों का योग 360, मतलब 360 में 72 से भाग देंगे, ठीक है, 360 में 72 से भाग देंगे तो ये चला जाएगा 5 बार, ठीक है, ठीक है, 5 बार, मतलब उस आकृति में कितनी 5 भुजाएं होंगी, 5 भुजाओं वाली आकृति है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। देखिए, अगला प्रश्न है, उस विकल्प को चयन कीजिए जो दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह को सबसे बेहतर तरीके से प्रतिस्थापित करेगा, ठीक है। तो देखिए, पहली आकृति में कोनों पे लिखा है 8 2 7, ठीक है, बीच में लिखा है 56, दूसरी आकृति में लिखा है 12 3 4, बीच में लिखा है 72, तीसरी आकृति हमें सॉल्व करनी है जिसमें लिखा है 5 7 और 6, ठीक है, और उसमें बीच में लगा है क्वेश्चन मार्क, तो हमें सॉल्व करना है। देखिए, उन्होंने पहली आकृति में किया है कि जो कोनों की संख्या है उन तीनों का गुणा करके उसमें 2 से भाग दे के बीच में लिख दिया। तो देखिए 8 गुणे 2 गुणे 7, ठीक है, तो 8 दूनी 16, ठीक है, और 16 सत्ते 112, ठीक है, और 112 के आधे कर दें 2 से भाग देंगे तो क्या जाएगा 56, 56 उन्होंने बीच में लिख दिया है, ठीक है। तो इस पैटर्न से हम बाकी 2 आकृतियों सॉल्व करेंगे और तीसरी आकृति में हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए, तो दूसरी आकृति को सॉल्व करके देखते हैं यही पैटर्न फॉलो हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए क्या होगा इसमें कि 12 गुणे 3 और गुणे 4, ठीक है, तो 12 गुणे 3 और गुणे 4, तो क्या आ जाएगा 12 3 36 और 36 चौको 144, ठीक है, 12 3 36, 36 चौके 144, 144 के आधे 72, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके बीच की संख्या 72 आ गई। चलिए, तो यही पैटर्न फॉलो करके हम तीसरी आकृति को भी हल करेंगे। देखिए, तीसरी आकृति में क्या आएगा, चलिए देखिएगा, तीसरी आकृति में है 5 7 और 6, तो 5 गुणे 7 गुणे 6, ठीक है, तो इसमें 5 7 35 और 35 छक्के 210, ठीक है, 5 7 35, 35 छक्के 210, तो 210 के आधे जो होंगे, ठीक है, 210 के आधे कर देंगे तो हो जाएगा 105, तो 105 हमारे प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर देगा, ठीक है। तो मतलब तीसरी आकृति जो बीच में संख्या लिखी हुई वो होगी 105, और 105 हमें दूसरे ऑप्शन में दिया है जो हमारा सही आंसर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा, देखिए, एक बच्चा अपने पिता की तलाश करते हुए पूर्व में 90 मीटर जाता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 20 मीटर जाता है, इसके बाद वह दाएं मुड़ता है और 30 मीटर जाने के बाद वह अपने अंकल के घर पहुंचता है।
उसके पिता वहाँ नहीं थे। यहाँ से वह अपने उत्तर में 100 मीटर चलता है और अपने पिता से मिलता है। शुरुआती बिंदु से अपने पिता से मिलने के लिए उसने कितनी दूरी की यात्रा की है। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन सी दशा किस दिशा में हम रखें। तो देखिए, ऊपर की ओर उत्तर होगा, नीचे दक्षिण होगा, ठीक है, दाएं पूर्व होगा और बाएं पश्चिम होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम दिशाओं को अंकित करेंगे। तो देखिए, इस प्रकार से हमारे रास्ता क्या होगा उसका। तो देखिए, सबसे पहले वह पूर्व की ओर गया, ठीक है, 90 मीटर। फिर उसके बाद दाएं मुड़ा, ठीक है, दाएं मुड़ा और गया 20 मीटर और फिर से दाएं मुड़ा और गया 30 मीटर, ठीक है। और वहाँ से फिर वो उत्तर की ओर, ठीक है, दाएं मुड़ के उत्तर की ओर 100 मीटर चला गया, ठीक है। तो चलिए, इस प्रकार से गया वो। तो देखिए, ये 30 मीटर है, तो यहाँ पे 60 मीटर और ऊपर भी 30 मीटर, क्योंकि ये बराबर है। और यहाँ पे 20 मीटर है, तो ये भी 20 मीटर है, मतलब ऊपर क्या है 80 मीटर, ठीक है। तो ये देखिए, फिर ये एक त्रिभुज बन जाएगा। और त्रिभुज में हम जानते हैं कि लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर होता है कर्ण के वर्ग के, ठीक है। तो इसमें हमारा लग जाएगा 3 4 5 वाला, ठीक है, कि 3 का वर्ग और 4 का वर्ग बराबर होता है 5 के वर्ग के, ठीक है। तो इसमें यदि 3 के बराबर 60 है, ठीक है, यदि 3 के बराबर 60 है, ठीक है। देखिए, 3 के बराबर 60 है, तो हमें 5 के बराबर निकालना है। तो 5 के बराबर क्या हो जाएगा 100, ठीक है, मतलब उसने कुल 100 मीटर की दूरी तय की है, जो हमें ऑप्शन 2 में मिल जाएगा और वो हमारा सही आंसर है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। एक कूट भाषा में बैंड को 5% 7 और @ लिखा जाता है, ठीक है। तो देखिए, बैंड को बी को 5, ई को प्रतिशत, एन को 7 और डी को @ लिखा जाता है, ठीक है। और ड्रीम को क्या लिखा जाता है DREAM, ठीक है। ड्रीम को कोडित किया जाता है डी को @, ठीक है, आर को 2, ई को प्रतिशत और ए को 4 और एम को 8, ठीक है, लिखा जाता है। तो इस प्रकार से अब हमें मेड को MADE मेड को कोडित करना है। तो देखिए, एम को क्या लिखा है 8, ठीक है, तो एम को 8 लिख देंगे। और उसके बाद ए को क्या लिखा है, ए को लिखा है 4, ठीक है, यहीं पे ए को लिखा है 4, तो ए को 4 लिख देंगे हम। और उसके बाद डी को लिखा है @, ठीक है, तो डी को हम @ से कोडित करेंगे। और ई को लिखा है प्रतिशत, ठीक है, ई को लिखेंगे हम प्रतिशत। तो जिसमें 8 4 @ और प्रतिशत, ये हमारा सही जवाब होगा। तो देखिए, ये हमें दिया है ऑप्शन पहले में, तो ये हमारा सही आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित आकृति में पंचभुज अमीर का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है, पंचभुज अमीर के लिए, और जबकि चतुर्भुज दयालु को, ठीक है, चतुर्भुज दयालु का प्रतिनिधित्व करता है। चतुर्भुज दयालु का प्रतिनिधित्व करता है। और जो व्रत है, व्रत चालाक का प्रतिनिधित्व करता है। तो व्रत के यहाँ पे हम चालाक, ठीक है, तो व्रत चालाक का प्रतिनिधित्व करता है। चलिए, अगला देखिए। तो इसमें हमसे पूछा क्या है, कौन सा अक्षर ऐसे व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जो अमीर है लेकिन ना दयालु है और ना ही चतुर है। तो ठीक है, देखिए, ना तो वो सर्कल में आना चाहिए, ठीक है, और ना ही समलंब चतुर्भुज में आना चाहिए, वह सिर्फ पंचभुज में आना चाहिए। तो देखिए, पंचभुज में केवल कौन है, जेड है, ठीक है, तो जेड हमारा सही आंसर है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए। यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 270 रुपये और 4 वर्ष में 450 रुपये हो जाती है तो मूलधन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए, 2 वर्ष में 270 रुपये हो गए, ठीक है, और 4 वर्ष में हो गई कितनी, 450 रुपये। तो देखिए, 2 वर्ष का ब्याज कितना मिला हमें,
2 वर्ष का ब्याज 450 में से यदि हम 270 को घटा दें तो हमें 2 वर्ष का ब्याज मिल जाएगा। तो देखिए 2 वर्ष का ब्याज होगा हमारा 180। ठीक है, 2 वर्ष का ब्याज 180 होगा। चलिए, तो हमारे पास जो 270 है, 270 में मूलधन राशि है और ब्याज है। ठीक है, तो 2 वर्ष का ब्याज हम उसमें से निकाल लें तो हमें मूलधन प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए 270 में से 180 घटा दिए तो कितना बचा, 90। तो 90 हमारा मूलधन था। जो हमारा आंसर है 90, वो हमें दूसरे ऑप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हमारा, एक आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई की तुलना में 50% अधिक है। यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर 25 सेंटीमीटर है तो उस आयत का परिमाप क्या है? ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे हल करेंगे। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले हम यदि इसकी लंबाई हम 100 ले लें। ठीक है, देखिए लंबाई और चौड़ाई आयत में होते हैं। तो देखिए यदि लंबाई को हम 100 ले लें, ठीक है, तो चौड़ाई हमें लेनी पड़ी 50 पे से अधिक, मतलब 150। ठीक है, और इन दोनों के बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 25 का। ठीक है, जबकि 100 और 150 में अंतर कितने का है, 50 का। ठीक है, अब हमें अंतर 25 का करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 50 में 2 से भाग दे देंगे तो अंतर 25 का हो जाएगा। मतलब 100 में भी 2 से भाग दे देंगे और 150 में भी 2 से भाग दे देंगे। 100 में 2 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 50, और 150 में 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 75। अब अंतर हमारा 25 का आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम इन भुजाओं को, इसमें हम लंबाई को 75 और चौड़ाई को 50 लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमें क्या है, इसका परिमाप निकालना है। तो देखिए आयत है, आयत की हमने चौड़ाई 50 ली है और जबकि लंबाई 75। ठीक है, और इसमें हमें परिमाप निकालना है। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है कि लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू 2। ठीक है, तो देखिए चौड़ाई है 50 प्लस लंबाई है 75। ठीक है, इन दोनों को जोड़ के इसमें 2 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 50 और 75 जोड़ें तो क्या हो जाएगा, 125। 125 गुणा 2 तो हो जाएगा 250। ठीक है, 250 हो जाएगा और 250 हमें दिया है ऑप्शन सी में। ठीक है, तो जो हमारा ऑप्शन सी है 250 सेंटीमीटर, वो हमारा सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखिए अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में ZINNIA इक्वल टू 73, ठीक है, और DAISY इक्वल टू 58, तो फिर JASMINE, ठीक है, जैस्मिन के लिए कूट क्या होगा। ठीक है, देखिए इसे किस प्रकार से कोडित किया है, Z का 26, I का 9, ठीक है, N के 14, फिर N के 14 और I के 9 और A का 1। ठीक है, इसका हम टोटल करेंगे तो देखिए 9 और 1 10, 10 और 14 दूनी 28 और 10 38। ठीक है, 38 और 9 47 और 47 और 26, 47 और 26 हो जाएगा अपना 73। ठीक है, तो इसका 73 हो जाएगा। चलिए तो इसे हम इसी प्रकार से अगले को कोडित करके देखते हैं यही पैटर्न फॉलो किया है या नहीं। चलिए देखिए अगला क्या है, DAISY। ठीक है, तो D का क्या होगा, D के लिए होगा 4। देखिए D के लिए 4, A के लिए 1, I के लिए 9, S के लिए 19 और Y के लिए 25। ठीक है, तो देखिए 4 और 1 5, 4 और 1 5, 5 और 25 30। ठीक है, 30 और 9 49
30 और 9 39 और 19 58। ठीक है, तो देखिए ये भी इसी प्रकार से कोडित किया गया है। चलिए, तो अब हम जेसमिन को इसी प्रकार से कोडित करेंगे, यही पैटर्न फॉलो करेंगे। देखिए, इसमें जे को J10, जे का कोड क्या होता है 10, तो J10 A1 S19, ठीक है, M13 I9 N14 और E5, इन सबको टोटल कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए 20, 19 और 1 20 और 10 30, ठीक है, और 13 43, 43 और 9 52, 43 और 9 52, 52 और 14 66 और 5 69। ठीक है, तो 69 जो दिया है हमें ऑप्शन 2। ठीक है, दूसरे ऑप्शन में हमें दिया है 69 जो हमारा सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है 5 व्यक्तियों में बी सी से अमीर है। चलिए इसको साथ साथ सॉल्व कर बनाते जाते हैं कि इसका क्या बनेगा। तो देखिए बी जो है वो सी से अमीर है और डी बी से अमीर है। ठीक है, तो डी बी से अमीर हो गया, लेकिन ए से गरीब है तो ए डी से भी अमीर हो गया। ई उन सभी में सबसे अमीर है, तो ई सबसे ज़्यादा अमीर है तो ई सबसे ऊपर आ गया। ठीक है, तो यदि उन्हें अमीरी के क्रम के अनुसार बैठाया गया है तो बीच के स्थान पर कौन है। तो देखिए बीच के स्थान पर कौन है, डी, बीच के स्थान पे डी बैठा है, तो डी जो है वो हमें ऑप्शन तीसरे में दिया है। ठीक है, जो हमारा सही आंसर है। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी भिन्न है। देखिए हमने कल की क्लास में देखा था, तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं कि पहले 2 भिन्नों में देख लेंगे कौन सबसे बड़ी भिन्न है, फिर बाद की 2 भिन्नों में देख लेंगे कौन सबसे बड़ी भिन्न है, और फिर उन दोनों में देख लेंगे कौन बड़ी है। देखिए तो 6/7 और 5/6 में देखेंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि पहली भिन्न के हर का दूसरी भिन्न के अंश में और दूसरी भिन्न के हर का पहली भिन्न के अंश में गुणा कर देंगे। तो देखिए 6 का 6 में गुणा 36 और 7 का 5 में गुणा 35। अब इसमें जो संख्या बड़ी है वो हमारा आंसर है। देखिए 36 बड़ी है, तो 36 मतलब 6/7 भिन्न बड़ी होगी। चलिए अगली देखते हैं, अगली में क्या होगा 7/8 और 4/5 में कौन सी भिन्न बड़ी है। ठीक है, इसमें देखते हैं, तो देखिए इसमें 5 का गुणा 7 में करेंगे तो 5 7 35 और 8 का गुणा 4 में कर देंगे तो 8 चौके 32। ठीक है, तो देखिए इसमें 35 बड़ा है, मतलब 7/8 भिन्न बड़ी है। अब हमारे पास 2 भिन्न हैं, 6/7 और 7/8। ठीक है, अब हम इन दोनों में देखेंगे इन दोनों में से कौन सी भिन्न बड़ी है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कौन सी भिन्न बड़ी होगी। देखिए 6/7 और 7/8, तो देखिए 8 का गुणा 6 में और 7 का गुणा 7 में, तो देखिए 8 6 48 और 7 7 49। ठीक है, तो देखिए 49 बड़ा है, मतलब 7/8 भिन्न बड़ी है, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो गई 7/8। ठीक है, 7/8 जो है वो सबसे बड़ी भिन्न है, जो हमें ऑप्शन तीसरे में दिया है, जो हमारा सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है एक भिन्न में अंश हर से 7 अधिक है, जब हर में से एक को घटाया जाता है तो भिन्न 3/2 हो जाता है, तो प्रारंभिक भिन्न ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसे हल करने के लिए हम क्या करेंगे, यदि हम बोलें कि उस भिन्न का हर x है, ठीक है, उस भिन्न का हर जो है वो x है, ठीक है, तो अंश क्या होगा x धन 7। ठीक है, ये हमारी प्रारंभिक भिन्न हो गई। अब इसमें से वो बोल रहा है कि एक को घटाया जाता है हर में से, तो क्या हो जाएगा x धन 7 बटे x माइनस 1 बराबर, तो क्या आ जाएगा 3/2 हो जाती है वो भिन्न। ठीक है, चलिए तो इसमें क्या करेंगे हम x माइनस 1 का गुणा कर देंगे 3 में और x धन 7 में गुणा कर देंगे 2 का। ठीक है, तो देखिए हमें क्या समीकरण प्राप्त होगा 2x धन 14, ठीक है, बराबर
3x ऋण 3, ठीक है। ये हमारा समीकरण बन गया। देखिए अब हम क्या करेंगे, एक्स वाली संख्याओं को एक तरफ कर लें। तो देखिए 3x यहाँ पे 14 धन 3 बराबर 3x माइनस 2x उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2x, ठीक है। तो 3x में 2x जाएंगे तो बचेगा x, और 14 धन 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 17, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया हमारा 17। चलिए अब हम x का मान हमारी प्रारंभिक भिन्न में रखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कि प्रारंभिक भिन्न क्या थी, ठीक है। तो देखिए x का मान 17 रख के देखते हैं। तो देखिए x का मान 17 रखेंगे तो हमारे पास जो भिन्न होगी वो होगी x धन 7 मतलब 17 धन 7 बटे 17, ठीक है। तो देखिए 17 में 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारी प्रारंभिक भिन्न थी 1 धन 7 x धन 7 बटे x, ठीक है। तो x का मान है 17, तो 17 धन 7 बटे 17, तो इसे रखेंगे तो क्या हो जाएगा 17 7 24 बटे 17, ठीक है। 24 बटे 17 हमारा सही आंसर है। तो यहाँ पे ऑप्शन तीसरा हमें दिया गया है, तो वो हमारा सही आंसर है, ठीक है। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यह हमारा MPSI की मॉक टेस्ट का पहला पार्ट था। चूँकि वीडियो बड़ी हो रही थी तो हमने इसे 2 पार्ट में बनाया है, ठीक है। तो अगला पार्ट अब कल आएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।